मेरे फटे जूते मुझे मायूस निगाहों से नहीं देखते। मेरे जिंदगी के चैप्टर से, या यूं कहें मेरी जिंदगी के अध्याय का एक कहानी आपके समक्ष लाया हूं। और कहानी 1 दशक पूर्व की है। बड़ी रशाकशी का वक्त था। खैर वो तो अनवरत है और हर वक्त रहता है, लेकिन मेरा अपना मानना है ना कि परमात्मा कभी किसी रूप और आकार में सिद्ध होकर हमारे सामने नहीं आएगा। वो किसी भी पात्र में एक संदेश लेकर आपके सामने आ जाएगा और वो कहता है मैं तो तेरे सामने आता हूं, तू नहीं देख पाया तो तेरी गलती है। ये मेरा निजी अनुभव है और उसका साक्षात दर्शन मैं आपको अपनी इस कहानी में कराऊंगा। लंबी भूमिका नहीं बांधूंगा। जैसा कि प्रारंभ में बता दिया कि आपको कि बहुत रशाकशी का वक्त था। पत्रकारिता को लेकर विभिन्न जगहों पे मैंने आवेदन दिया, मुलाकात के लिए बुलाया भी, साक्षात्कार भी हुआ। जो मूल प्रश्न जहाँ पे आके रुक जाता था वो था अनुभव, कि आपको दिल्ली का अनुभव नहीं है। और विडंबना देखिए कि अगर सभी यही कह के नकार देंगे तो अनुभव देगा कौन। जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, उनसे तो समझौता संभव है नहीं। तो अपनी पत्रकारिता को मन में दबाकर और वही समझौता कर एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। 4500 रुपये मिलता था, जिसमें आधा किराए में चला जाता था, कुछ मकान का भाड़ा, बाकी वही चलता रहता था। तो ये 7-8 महीने चलता रहा यूं ही। उसी क्रम में सरोजनी नगर मार्केट से मैंने एक जूता खरीदा था। आलम 350 में लिया था। आलम ये था कि उस पे मैंने 250 रुपये लगा चुका हुआ मैं अब तक इस 9 महीने में, उसको जीवित रखने के लिए। अब सवाल ये उठता था कि उतने में तो नया जूता ले सकता था, पर एक मुश्त उतनी रकम का होना तत्काल मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो इससे मन ना बड़ा झुंझला उठा था। मुझे याद है राजीव चौक, माफी चाहूंगा, हौज खास मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं परमात्मा से शिकायत कर रहा था, क्या परमात्मा मैं जूता नहीं खरीद सकता? मतलब ये शिकायतों का दौर चल रहा था परमात्मा से। तो उसी क्रम में मेट्रो आया और फिर मेट्रो ने आकर्षित कर लिया मुझे रोज की रशाकशी में शामिल होने को। ऑफिस वही सारा काम शामिल हो गया उसमें, पर अंदर ना एक पत्रकार जिंदा था। एक शेर है कि जब शौके दीदार हो तो नजर पैदा कीजिए। मेट्रो में प्रवेश किया, मैंने देखा एक सज्जन से दिखने वाले पुरुष फोन पर बात करते हुए काफी परेशान नजर आ रहे थे। मैं काफी देर तक उनका अवलोकन करता रहा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आया, वो उतरे, मैं भी उनके पीछे उतरा। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अंकल आप, माफी चाहूंगा, आप काफी परेशान लग रहे थे, बता सकते हैं वजह? मैं ऐसे ही पूछा था उनसे। तब तक उनकी पीएस आ गई, उनकी गाड़ी नीचे लगी हुई थी। वो दिल्ली के जाम से बचने के लिए मेट्रो का सहारा ले लेते थे, अच्छे संपन्न थे। उन्होंने कहा बेटा मेरा नंबर ये रहा, मुझे फ़ोन करना, मैं बताऊंगा, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। वो निकल गए। रविवार का दिन था। अनायास से मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना अंकल से बात किया जाए। मन में वो तो जिज्ञासा थी ही। मैंने उनको फ़ोन किया। वो बोले बेटा तुम साकेत मेट्रो स्टेशन आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मैं और एक व्यक्ति जो अभी वर्तमान में हैं, जो उस वक्त भी मेरे साथ थे, मैंने उनको फ़ोन किया। वो राज़ी हो गए चलने को। नाम उनका आकिब अहमद है, आज भी हैं वो करीब हमारे। साकेत मेट्रो स्टेशन पे अंकल आए और मैं अपनी ज़िंदगी में उतनी महंगी गाड़ी पे पहली बार चढ़ा था।
पूरे रास्ते में प्रयास करता रहा, अंकल आप बताएं वजह क्या। वो बात को घुमा देते थे, बोले बेटा चल रहे हैं बस। पहुंचा, बहुत बड़ी सी कोठी थी, उसके ड्राइंग रूम में हमें बैठाया गया। काफ़ी नौकर चाकर थे, नाश्ता वगैरह आया। मैंने कहा अंकल नाश्ता तो तभी लूँगा जब पहले आप बताएंगे कि परेशान क्यों हैं आप। उन्होंने बोला फिर तुम नाश्ता नहीं कर पाओगे। मैंने बोला नहीं, पहले आप बताएं। सीढ़ी से ऊपर उन्होंने मुझे बोला आप चले जाना और राइट हैंड पे एक डोर है, उसको खोल के अंदर चले जाना। मैं गया ऊपर, कमरा खोला और 20 सेकंड के अंदर मैं बाहर भाग आया। वो जो मंजर था अंदर का, वो मैं शायद आपको शब्दों के माध्यम से बयान न कर पाऊं। एक 27-28 साल का युवक अनगिनत पाइपों से घिरा है, 2 नर्स, 1 डॉक्टर वहां खड़े हैं और पिक पिक करती न जाने कितनी मशीनें शोर मचा रही हैं। मैं वापस आ गया, मैं नीचे आया, फिर अंकल से पूछा। वहां से कहानी शुरू होती है। अंकल ने कहा मेरा इकलौता बेटा है, दिल्ली में इसके लिए मैंने जूते की फैक्ट्री खोली। पिछले 1 साल से बिस्तर पे है, एक रोड एक्सीडेंट में कोमा में है। करोड़ रुपया लगा चुका हूं इस पे अब तक। इसकी एक, यहां तक तो अंकल थोड़े बुलंद थे। अचानक उन्होंने कहा कि इसकी एक बेटी है 3 साल की, मैंने उसको अपनी नानी के पास भेज दिया है ताकि ये सब घर का माहौल और पापा को देखकर वो विचलित न हो जाए। कल उसका मेरे पास फ़ोन आया है, उसने कहा दादू मैं काली माँ के मंदिर में पोछा लगा रही हूँ, पापा ठीक हो जाएंगे, आप घबराना मत। ये बोलते हुए अंकल रोने लगे। उस वक्त तो मेरे पास शब्द भी नहीं था, क्योंकि मुझे उस वक्त उस अंकल में ना मुझे परमात्मा दिख रहे थे और मुझे हौस खास में परमात्मा से शिकायत करता हुआ मैं नजर आ रहा था। मानो परमात्मा कह रहा था कि तुझे तो 2 पांव सलामत दिए, ये देख जूते की फैक्ट्री वाला कैसे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तू मेरे से शिकायत कर रहा है। सच बता रहा हूं, अंकल से तो जैसे तैसे वहां से निकला, बाहर निकला ना, तो बस एक ही बात आया दिमाग में कि मेरे फटे जूते मुझे अब मायूस निगाहों से नहीं दिख। तो परमात्मा कब, कहां और किसके रूप में आपके सामने आकर आपको जगा जाए, कह नहीं सकते। परमात्मा हम सभी में है, बस हमें जाग कर देखने की जरूरत है। फिर एक संवेदना आपके बीच छोड़े जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम ये कहानी आपको किस कदर छुएगी, पर हाँ, इसने मेरी जिंदगी को बदला, तो सोचा मैं आपके सामने भी साझा करूं इसको। अपना आशीष, अपना स्नेह हमें देते रहें। मैं कुछ यूं ही आपको सुनाता रहूंगा। प्रणाम।